वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो हम वीडियो मैं लेके आया हूँ वो है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पे। देखिए, ये फ्रेमवर्क 2016 में 2 सितंबर को ये लॉन्च मतलब आरबीआई ने रिलीज़ किया था। तो हम पूरा इस वीडियो में यही समझेंगे कि इस अकाउंट एग्रीगेटर का असल में ये कंसेप्ट है क्या, ये नई इनोवेशन है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सिस्टम असल में काम कैसे करेगा। तो ये वीडियो पे पूरा इसी पे बेस्ड है। तो नया टर्म है तो इसलिए पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम्स में। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर से हमारे को अगर हम और कोई एग्जांपल देखें ना तो वो होता है कैब एग्रीगेटर्स। आपने सुना होगा, ओला, उबर। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा, उबर ओलर की अपनी खुद की गाड़ियाँ नहीं होती हैं। वो एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म करते हैं और बीच में एक इंटरमीडिएटरी बनकर कमीशन लेते हैं। तो वो भी एक एग्रीगेटर्स हैं। अब आपने वो देख लीजिए, आप मेडिसिन की फील्ड में देख लीजिए, फार्म इजी, नेटमेट्स, ये सब भी तो एग्रीगेटर ही हैं। ये फार्मासिस्ट को पर्टिकुलर एरिया के एक जगह पे ले आते हैं और फिर मेडिसिन्स बेचते हैं। ये आपके फूड एग्रीगेटर्स होते हैं, ज़ोमैटो, स्विगी, वो भी एग्रीगेटर हैं। वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और लोकल रेस्टोरेंट से डील करते हैं। रेस्टोरेंट्स अपने आप को उनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं, सबका अपना अपना कमीशन होता है, चीज़ डिलीवर होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ज़ोमैटो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल कर बैठा है, नहीं, ये नहीं होता। तो उसी हिसाब से अकाउंट एग्रीगेटर का कंसेप्ट है जो आया आरबीआई के फ्रेमवर्क के द्वारा 2016 में। अकाउंट एग्रीगेटर एक आरबीआई की रेगुलेटेड एंटिटी होगी जो एनबीएफसी होगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये डैश एए, इस टाइप से होगी। जैसे एनबीएफसी डी होता है तो डिपॉजिट टेकिंग, एनडी होता है तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो ये एनबीएफसी एए है। इस कहते हैं ना, किसी एनबीएफसी को किस टाइप की एनबीएफसी है, तो ये उस टाइप की एनबीएफसी के लिए जो एनबीएफसी ये काम करेगी अकाउंट एग्रीगेटर का, उसको एनबीएफसी एए मिलेगा, जो हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को सिक्योरली अपने डाटा का असेस कर सके, डिजिटली असेस कर सके और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके एक इंडिविजुअल्स, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे उसका अकाउंट है, टू अनदर फाइनेंशियल, कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी को। क्या मतलब हुआ? एक एनबीएफसी है ये, इस टाइप का एक अकाउंट एग्रीगेटर क्या होगा, वो एक आरबीआई की रेगुलेटेड एक एनबीएफसी होगी जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करेगी कि वो अपना डाटा, फाइनेंशियल जो भी अपना डाटा है, वो सिक्योरली और डिजिटली ट्रांसफ़र कर दे किसी एक इंस्टीट्यूशन से दूसरी इंस्टीट्यूशन को, फिज़िकल वर्क ना करना पड़े। अकाउंट एग्रीगेटर्स के कुछ एग्जांपल्स जैसे फिनव्यू हो गया, वन मनी हो गया, कैम्स, फिनस्वर्व, एनडीएल, अब तो फ़ोन पे और ये भी अकाउंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक अकाउंट एग्रीगेटर्स के फीचर्स क्या होंगे। द अकाउंट एग्रीगेटर इज़ एन इंट्रोपरेबल डाटा ब्लाइंड कंसेंट मैनेजर। आप देखिएगा क्या मतलब हुआ। इंट्रोपरेबल का मतलब है कि आप चीज़ को इधर से उधर भेजेंगे, तो मतलब आप किसी को भी किधर कहीं भी चीज़ भेजेंगे तो फ्लेक्सिबल होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले, अभी कुछ साल पहले जब मोबाइल वॉलेट्स आए थे, तो जैसे पेटीएम था, तो आप पेटीएम टू पेटीएम ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेटीएम टू पेटीएम ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, फिर यूपीआई को मोबाइल वॉलेट से जोड़ा गया है, तो अब आप किसी भी मोबाइल वॉलेट से किसी मोबाइल वॉलेट में ये चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रोपरेबिलिटी, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आना ट्रांसफरेशन करने में। अब है कि डाटा ब्लाइंड कंसेंट मैनेजर। डाटा ब्लाइंड मतलब ये हुआ कि जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो आपका होता है, वो कोई डाटा को रीड नहीं करता और ना ही आपके डाटा को रीसेल करता है, याद रखना। जैसे कि फेसबुक होता है या ट्विटर होते हैं, ये हमारे डाटा को बेच देते हैं। पता नहीं आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका का
वो पता हो स्कैम हुआ था फेसबुक का, तो वो उसने डाटा बेचा था। लेकिन ये ना आपका डाटा रीड करते हैं ना आपका डाटा सेल करते हैं, याद रखिएगा। और ये कंज्यूमर्स को ये राइट देते हैं कि वो अपनी शेयर करें कंसेंट, और जब चाहें वो अपनी कंसेंट रिवोक कर सकते हैं। फिर उनकी एक ड्यूटी होती है, क्योंकि वो रेगुलेटेड होते हैं आरबीआई के थ्रू, और आपका डाटा इनक्रिप्टेड होता है और डिजिटली साइंड होता है जब भी वो शेयर होता है। ये याद रखिएगा, ये कुछ फीचर्स होंगे एक इसी कंपनी के, वो आपका ये चीज़ याद रखिएगा, ना आपका डाटा रीड करते हैं वो जब वो आपके डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ना और कैनॉट रीसेल। ये आप ही की कंसेंट से जाएगा जब भी डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा। वो अब उसका काम क्या हुआ, उसका काम असल में ये हुआ एक तरीके से कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना, वो मींस वो मीडियम प्रोवाइड करना कि तरीके से कोई चीज़ किसी मीडियम से जिन दो लोगों के बीच में ये बात हो रही है उनमें पहुंच जाए, सिक्योरली पहुंच जाए, डिजिटली पहुंच जाए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में पहुंच जाए। इसलिए ये फ्रेमवर्क लाया गया। अब देखते हैं कि इसको लाने के पीछे ये जो अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क होता है इसके बेनिफिट क्या हैं। हम जानते हैं कि ऑल्दो हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन अभी हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर का, लेकिन आज भी हम जानते हैं कि बहुत लोग इसको कंफर्टेबल नहीं हैं और बहुत हैसल्स आज भी हैं कंज्यूमर्स को। तो पहले पॉइंट में यही है कि भी आज अगर मान लीजिए आज कंज्यूमर्स को अपना फ़िज़िकली साइंड और स्कैन कॉपीज़ होती हैं बैंक स्टेटमेंट की, ले आके जाओ जी फ़ोटो स्टेट करा के लाओ, पासबुक की कॉपी चाहिए, कहीं लोन ले रहे हो या कोई कहीं कुछ चीज़ के लिए अप्लाई भी कर रहे हो, अगर आप हैं भागते फिरो इधर से उधर, जाओ जी नोटरी करवा के लेके आओ, कि भी मतलब नोटरी करवा के लेके आओ कि किसी एडवोकेट का जो स्टैंप लग जाता है, भी किसी जेन्युइन आदमी ने कह दिया कि हाँ ये चीज़ ठीक है तरीके से है। आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड शेयर करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री देने के लिए एक थर्ड पार्टी को। लेकिन जो अकाउंट एग्रीगेटर होगा ना, वो इस सारी चीज़ों को सिंपली हटा देगा और क्या करेगा, एक सिंपल मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन होगा जहाँ सिंगल एक प्लेटफॉर्म पर आपका डाटा हो। और आपने कहा, आपने कंसेंट दी, कंपनी को कंसेंट दी कि भी हाँ आप शेयर कर दो मेरा ये डाटा, सारा जो आपका रिकॉर्ड है वहाँ होता जाएगा। बैंक्स, जो आपका बैंक है, मान लीजिए आपका एसबीआई में अकाउंट है, वो इस अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ गया, वो आपका डाटा अपने पास रखेगा, आप इसको कंसेंट दोगे। मैं आपको इसकी वर्किंग अगले वीडियो में समझाता हूँ, वहाँ आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी अगले स्लाइड में। फिर क्या होगा, अब डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, नई टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आएंगे, नए टाइप के लोन। अब नए टाइप के लोन कैसे, इंस्टेंट लोन आपने देखा होगा, एक नई इनोवेशन है जी, 2 मिनट में लोन ले लो। ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ये सारा वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये इन्हीं अकाउंट एग्रीगेटर्स के ही तो थ्रू होगा, तभी तो इतना जल्दी हो पाता है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास होता है। आप कंसेंट देते हो और चीज़ पहुंच जाती। तो फिर क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि उसके फाइनेंशियल डाटा पे कंट्रोल, ये कहते हैं ना डाटा प्राइवेसी, अपने डाटा पे कंट्रोल जो है मिलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है। वरना कहीं कहीं पर 4 जगह पे हैं अगर आपके अकाउंट, तो चारों जगह की पासबुक लो, फिर उनको अपडेट करवाओ, फिर या फिर अगर अलग अलग हैं तो फिर 4 अकाउंट खोलो अपने नेट बैंकिंग पे जाके, उनके पासवर्ड याद रखो, तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिर उनको डाटा को निकालो शेयर करो, तो ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ये अकाउंट एग्रीगेटर कर लेगा, आपने कंसेंट दी, बैंक इसका मेंबर है और काम हो जाएगा। अब है कि भी क्या होता है कि अच्छा अकाउंट एग्रीगेटर जो होगा ये थोड़ा सा ये एक्सपेंड करेगा सिस्टम को, किस तरीके से, जैसे आधार केवाईसी होता है, कराते हैं ना, अंगूठा रखते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, पीछे से आधार यूएआई सारा हमारा डाटा दे देता है। तो क्या करते हैं कि उसमें आपका जो आधार होता है वो नेम, एड्रेस, जेंडर और आइरिस स्कैन ये वो सब करता है। लेकिन जो ये होगा ना अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, ये थोड़ा सा क्या होगा कि इसमें टैक्स डाटा, जब ये और सिस्टम डेवलप होगा तो इसमें बहुत चीज़ें होंगी नेम, एड्रेस, जेंडर के अलावा, जैसे आपका टैक्स डाटा, पेंशन डाटा, आपने कौन सी सिक्योरिटीज़ ले रखी हैं, इंश्योरेंस डाटा, ये सब अवेलेबल हो जाएगा
कंज्यूमर्स को, हैं, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये याद रखिए, आप सोचेंगे भाई इतना सारा डाटा इनके पास, नहीं, इनके पास आपका डाटा स्टोर नहीं रहेगा इंस्टीट्यूशन पे ही। आप कंसेंट दोगे और वो चीज़ इधर से उधर जाएगी और इनक्रिप्टेड जाएगी, इसलिए ना ही आपका डाटा सेल करेंगे ना ये डाटा देख सकते हैं। ये चीज़ पहले ही फीचर्स से मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है आरबीआई के थ्रू बनाया गया है, ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में हेल्प नहीं करेगी, दूसरे सेक्टर में भी हेल्प करेगी जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। जैसे हेल्थ केयर और टेलीकॉम डाटा किसी इंडिविजुअल को मिल सकता है, वो भी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के थ्रू। आगे जब इस फ्रेमवर्क को और एक्सपेंड किया जाएगा, एक तरीके से आपका डाटा एक जगह पे लाना और उसको स्टोर करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, क्लाउड में स्टोर रहेगा। इन अकाउंट एग्रीगेटर आपका क्लाउड पे स्टोर है और आप इन कंसेंट देते हो कि भाई ऐसा करो, डिजिटली और सिक्योरली इसको ट्रांसफ़र कर दो इधर से उधर। इनका यही काम है। अब हम देखते हैं कि एक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क काम कैसे करता है। ये अब आपको आगे से ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इसके बाद मेरे हिसाब से। तो देखिए, बीच में है अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है, साइड में है, लेफ़्ट साइड में इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइडर है, ये आपकी इंफॉर्मेशन इनके पास, मान लीजिए बैंक है, उसके बाद आपकी सारी फाइनेंशियल डाटा होता है, आप कितना मंथ में खर्चा करते हो, घर बैठे ही, चाहे बैंक गए ही नहीं, लेकिन जो आप यूपीआई इन सब से पेमेंट कर रहे हो उसका सारा रिकॉर्ड बैंक के पास है, उनके पास इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल। आपने, और अब इस स्थिति में क्या कर रहे हो कि आपने लोन लेना है, आपका अकाउंट है एसबीआई में, आपने पीएनबी से लोन लेना है, एसबीआई के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने इस अकाउंट एग्रीगेटर को कंसेंट दी कि भाई ठीक है मेरा डाटा ट्रांसफ़र कर, क्योंकि मेरे को पीएनबी वाले कह रहे हैं कि ज़रा अपना क्रेडिट प्रोफाइल देखना है, हमको जज करना है, तो ज़रा आप अपने बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट समेत दो, ठीक है ना। आपने इसको अकाउंट एग्रीगेटर को बोला, वो डाटा रिक्वेस्ट करेगा, वो बैंक इसलिए दे देगा क्योंकि आपने कंसेंट दी है। अब ये डाटा ट्रांसफ़र होगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को, अगला बैंक, कोई और एनबीएफसी, ठीक है ना। तो इस तरीके से डाटा चला गया आपकी कंसेंट से, इस तरीके से अकाउंट अब इसमें अकाउंट एग्रीगेटर का काम क्या हुआ, इसका ये काम हुआ कि इसने आपके डाटा को सिक्योरली और डिजिटली इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र किया है। जो आपको अगर करना पड़ता तो आप एसबीआई की ब्रांच जाते, वहाँ से अपनी पासबुक अपडेट करवाते, फिर आप पासबुक अपडेट करवाते और फिर उसकी फ़ोटोकॉपी होती, फिर वो जाते बैंक पीएनबी, फिर उनको फ़ोटोकॉपी सबमिट करते, कुछ अगर डॉक्यूमेंट रह गया फिर वापस से करो, कि आपको पता है कितना डॉक्यूमेंटेशन होता है और कितना परेशान करते हैं। आप मान लीजिए नेट बैंकिंग में ही करोगे, भी मेरे पास तो डिजिटली बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, उसके लिए भी आपको प्रिंट तो लेना पड़ेगा, आप प्रिंट कराते हो और जाके उनको देते हो, आप उनको वैसे भी ट्रांसफ़र कर देते हो। तो फिर एक बात ये होगी कि आप मान लीजिए आपके बहुत सारे बैंक हैं, वो आपका सबका स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तो या आप किसी बैंक से या आप किसी टैक्स अथॉरिटी से डील कर रहे हो, मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है, दूसरी साइड, तो आप फिर हर बैंक से जाओगे और हर बैंक का ऐसा निकाला, ट्रांसफ़र किया, नहीं, आपने हर डाटा ऑलरेडी स्टोर है, सिर्फ कंसेंट देना है, क्लिक करना है और डाटा ट्रांसफ़र। तो अकाउंट एग्रीगेटर का काम ये होगा। आखिर में हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा कि कंसेंट, विद द कंसेंट ऑफ कस्टमर, बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर की पूरी नेटवर्थ आ जाएगी, जो अभी हम डिक्लेयर, नेटवर्थ उसके पास होगा, डाटा, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से वो सारा वो ले लेंगे, हैं, ये सब जो लेंगे ये आपकी कंसेंट से होगा, याद रखिएगा। वो अपने पास अपना डाटा स्टोर नहीं करते हैं, टाइम बिंग ज़रूर कर सकते हैं ट्रांसफ़र के थ्रू, एंड कैन प्रोवाइड अ लोन विद अ बेटर इंटरेस्ट रेट। डेफिनेटली जब डिजिटली डॉक्यूमेंट आप लोग इसको यूज़ करने लगेंगे, इस पर फेथ आएगा और वो अपना डाटा डिजिटली ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो बैंक का भी कॉस्ट रिड्यूस होगा, आपका खुद भी कॉस्ट रिड्यूस होगा। ये खेचल में वेयर एंड टेयर जो होता है, तो
अभी जो फाइनेंशियल डाटा बहुत कहते हैं ना कि बहुत व्यापक मिल जाएगा, सारी असलियत उसकी जो है वो बैंक के सामने होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से वो लोन डिसाइड कर पाएंगे भी इसको कितना देना चाहिए, कितना इंटरेस्ट ये मैनेज कर सकता है। एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दूसरा है कि भाई एक कस्टमर के अपने ही पार्ट पर अगर वो अकाउंट एग्रीगेटर को कहता है कि मुझे अपना डाटा देखना है, अकाउंट एग्रीगेटर उसको 10 बैंक, उसके मान लीजिए 5 बैंक अकाउंट है, तो उसको फटाफट समझ में आ जाएगा भाई कि जो है कि भी मेरे सारा अकाउंट का क्या हिसाब चल रहा है, और उसको एक अच्छे फॉर्मेट में भी दे देगा ये, तो क्या चल रहा है मेरे, कितना मैंने खर्च किया है, ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो पाएगा एक इंडिविजुअल के लिए। तीसरा जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ फाइनेंस तक सीमित नहीं है एक अकाउंट एग्रीगेटर का कंसेप्ट, तो आपका क्या होता है कि इस टाइप का फ्रेमवर्क यूज़ करके मान लीजिए आपका सारा हेल्थ डाटा जो है वो डिजिटाइज हो जाए, सरकार बात भी कर रही है डिजिटल हेल्थ आईडी की, तो आपका एक प्लेस पे है डिजिटल डाटा। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स जो होते हैं वो इसी सिस्टम पे काम करते हैं, तो वहाँ सारे वो टैब लेके बैठे होते हैं, तो अगर आप किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में जाओगे तो आपका डाटा उनके पास होता है कि आप इस जगह पे यहाँ गए हुए और आपने इस चीज़ की दवाई ली थी। तो क्या होता है कि वही सिस्टम पे अगर ये बड़े लेवल पे किया जाए, ये सिस्टम और इम्प्रूव हो, तो क्या होगा कि आपकी हेल्थ डाटा एक जगह पे, अब कहीं आप हॉस्पिटल गए, डायग्नोस्टिक लैब गए या किसी डॉक्टर को चेंज किया, तो उसको सब पता है कि आप पीछे किस बीमारी से जूझ रहे थे, आपका ज़्यादा अच्छा इलाज होगा और ज़्यादा अच्छा डिसीजन हॉस्पिटल कर पाएंगे आपको किस टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और लास्ट में ये है, इंश्योरेंस कंपनी को भी हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए कुछ भी है वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट तो है ही है, लोगों का फेथ तो बढ़ाते ही हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। जब भी आपका इंश्योरेंस कंपनी कोई पॉलिसी आपकी बनाती, कोई हेल्थ रिलेटेड है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो बहुत चीज़ों को कंसिडर करती है एक पॉलिसी को लिखते हुए। अगर अकाउंट एग्रीगेटर की हेल्प ली जाए तो उनको बहुत जल्दी बहुत सारा टाइप का डाटा दिया जा सकता है। जनरली फाइनेंशियल डाटा तो प्रोवाइड करना और भी आसान है, आप क्योंकि बैंक पहले से डिजिटाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका टैक्स डाटा, पेंशन डाटा, ये इतनी आसानी से नहीं निकलता। ये एआई फ्रेमवर्क आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सब को देखते हुए एक हेल्थ कंपनी देखेगी, एक इंश्योरेंस कंपनी देखेगी भी इस बंदे की हेल्थ इंश्योरेंस मांग रहा है, लेकिन इसकी हेल्थ क्या रही है, वो हेल्थ डाटा से वो पता कर सकते हैं। उसकी सैलरी कितनी है, इतना प्रीमियम दे भी पाएगा, इतना बड़ा इंश्योरेंस ख़रीद रहा है, और असल में इसकी वनरेबिलिटी है क्या। तो कंपनी के पार्ट पे देखा जाए तो वो लॉस से बच सकती है, और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको ज़्यादा अच्छा उसके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट तैयार हो सकता है, जिसमें कम प्रीमियम भी उसको मिलेगा, और कहते हैं ना कि ये नहीं हो कि भी बाद में ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन गया कि उससे प्रीमियम ही दिया नहीं जा रहा। तो एक बेटर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा। तो इस टॉपिक में मतलब इतना ही। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लगी, गलत है कोई चीज़ अगर, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे चेंज कर दूँगा। कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि उसके ये काम आ सकता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।